Voice clear? Yes, sir. So we are just talking about the latent heat of fusion. Latent heat of fusion की बात कब करते हैं? It is the energy needed, energy required at the time of change of a state. It is related to the energy required or released. Energy required or released at the time of, during the change of a state. During the change of a state. Change of a state. So हमारे पास अगर कोई बॉडी हो, जैसे हमारे पास कोई आइस है और आइस को वाटर में कन्वर्ट करना हो, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं. And during the conversion, there is no change of temperature. During the conversion, there is no change of temperature. The same temperature is maintained, 0 degrees centigrade. No change of temperature. जब स्टेट चेंज करता है तो उसमें कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है. नो चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टेट चेंज ऑफ स्टेट. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जब स्टेट चेंज करेंगे तो कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, बट द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. मतलब हीट एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर में चेंज करने के लिए ही नहीं होता है, वो स्टेट को चेंज करने में भी यूज होते हैं. ऑब्वियसली ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? So can we define the latent heat of fusion? So what is the latent heat of fusion? It is the amount of heat energy. It is the amount of heat energy required or released, whatever be the, required or released, जो भी condition आएगा, by 1 unit of mass, 1 unit of mass, to change its state, to change its state. रिक्वायर्ड होगा मतलब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो रिक्वायर्ड होंगे, और सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. है ना? जब आइस से वाटर बनेंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएंगे ना. व्हाट वुड बी, आगे हम देख रिक्वायरमेंट है कि अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? हीट गेन और हीट रिलीज की बात मैं करूंगा वहां पे, अभी आपको समझ में आएगा. ओके. So what would be required released by 1 unit of mass to change its state from solid to liquid, solid to liquid, or from liquid to solid? Liquid to solid. ठीक है ना? तो यहाँ ओके. सो अगर हमारे पास एक बॉडी है
m मास का, तो उसमें कितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो बोलेंगे ओके, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज m into latent heat of fusion, LF. m into latent heat of fusion, LF. इतने हीट एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे, दिस इज द हीट एनर्जी m into, यहाँ पे डेल्टा टी नहीं होते, यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर नहीं होता। जब जब आइस मेल्ट करते हैं ना, जब आइस मेल्ट करता है तो 80 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी उनको वो रिलीज करते हैं। या वाटर को आइस फॉर्म कराना हो तो इतने एनर्जी उनको देने पड़ते हैं। या फिर वाटर को या फिर आइस को हमें मेल्ट कराना हो कि नहीं भाई आइस तुम मेल्ट हो जाओ, तो हमें हीट एनर्जी देने पड़ेंगे उसको कि भाई तुम इतने लो हीट एनर्जी और तुम मेल्ट हो जाओ। तो स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, गेन और लॉस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अभी हम सिचुएशन डिस्कवर करेंगे, बताएंगे उस समय, फ्लो चार्ट बनाता हूँ उस समय। So what is the unit of latent heat of fusion? तो यूनिट तो आ रहा है अभी, क्या आएगा इसका? सीजीएस सिस्टम में भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, और एसआई सिस्टम में भी। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम, डिग्री सेल्सियस तो इसमें है नहीं। एसआई सिस्टम में बोलूंगा जूल पर केजी, दैट्स इट। एंड व्हाट इज द latent heat of fusion of ice? आइस का latent heat of fusion क्या होता है? वही बताया, तो ये ज्यादा फेमस है, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। यू नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू जूल में हम कन्वर्सन कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू एस, कितने जूल होते हैं? आई थिंक आपको पता होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल and latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. Is it okay? Yes, sir. इन द सेम वे हमारे पास एक और टर्म है latent heat of vaporization, यानी कि जब वाटर से वेपर फॉर्म हो, यानी कि गैसेस स्टेट में जाए, या गैसेस स्टेट से कूल होकर के वाटर फॉर्म कर जाए, दोनों ही केस के लिए, है ना। तो वंस अगेन वी हैव अ latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, इसको हम आमतौर पे LV फॉर वेपर, LV से इंडिकेट करते हैं। So it can also be defined the heat energy required. It is the heat energy required by 1 unit of mass, 1 kg या 1 gram, whatever be, 1 unit of liquid बोल देता हूँ, to change its state, इसके स्टेट चेंज करना है ना, change its, यहाँ भी स्टेट कीजिए, change its state, है ना, change its state from liquid to vapor, from liquid to vapor, or from vapor to liquid.
again there is a no change of temperature during the change of state. It's very important. Whenever there will be the change of state, there is no change of temperature. No change of temperature. Very important. During change of state. अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि हमारे पास एक कोई लिक्विड है, वाटर ही है, कब स्टेट चेंज करता है? जब इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए और ये भी लिक्विड के फॉर्म में है। वाटर के लिए हर मटेरियल की अपनी अपनी टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है। हम वाटर की बात कर रहे हैं, उसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी चेंज ऑफ स्टेट किस में जाएगा? तो वेपर में जाएंगे। नाउ इट विल फॉर्म द वेपर, ये वेपर फॉर्म करेगा। तो इसने वेपर फॉर्म कर लिया अभी, इट्स अ वेपर। हाँ, जितना मास, अगर यहाँ पे m मास है तो ये भी m मास ही रहेंगे, मास विल नॉट चेंज एंड टेम्परेचर विल ऑल्सो रिमेन द सेम। बट ऐसा करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ सम हीट। वाटर को बॉयल करना पड़ेगा, इसको हीट एनर्जी देना पड़ेगा भाई। कितने हीट एनर्जी देने पड़ेंगे? यूनिट मास के लिए तो LV, तो m मास के लिए m into LV, so simple. Isn't it? Yes, sir. Is it? So one thing is very important. What is the LV of vapor? वेपर का LV क्या होता है? लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है वाटर के लिए? तो वी कैन मेंशन इट, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। The value of LV is equal to, यहाँ पे कर लो, the value of LV is equal to 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम को 540 कैलोरी चाहिए। 540 कैलोरी इज वेरी, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अच्छे खास एनर्जी है। तो 540 कैलोरी पर ग्राम, जबकि यहाँ पे ओनली 80 कैलोरी पर ग्राम ही है। लेटेंट ऑफ फ्यूजन जो है 80 कैलोरी लिखा था यहाँ पे कहीं, ये रहा। लेटेंट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे 540 है। There is a 540 calories. So this is a huge value with respect to the latent rate of fusion. फ्यूजन के मुकाबले में एक बड़ा वैल्यू है। Is it okay? Any doubt? No, sir. Okay. मैं अब इन सब चीजों को यूज करके हमने एक फ्लो चार्ट में बताता हूँ, और दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा, है ना? तो हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। मैं लेता हूँ पहले, सपोज मैं एक आइस, पहले मैं आइस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे वाले पेज के नीचे से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ते जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक आइस ले रहा हूँ। हमने जस्ट फॉर एग्जांपल हमने m ग्राम बोले या m kg बोले, व्हाटएवर, यहाँ पे ग्राम ही बोल देते हैं। तो हम m मास का एक आइस ले लेता हूँ। लेकिन आइस की टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव 0 भी हो सकते हैं, माइनस नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो कोई टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ, -T डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूँ।
-T डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फ्लो चार्ट हमें ये देखना है कि जब जब इसको हम कुछ हीट एनर्जी देंगे, तो अब इसकी जो टेम्परेचर है ना वो राइज करेगा। सपोज करो कि ये -10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसकी टेम्परेचर कम होते जाएंगे, मतलब ज्यादा होंगे अब इनफैक्ट। तो -10 है, तो -10 से -7, -6, -4, -1, 0, ऐसे टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे। तो इनके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें इसको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो हीट एनर्जी इज गिवन टू दिस वन। कितना हीट एनर्जी मुझे देना है इसे, तो थोड़ी सी मैं इसको अप कर देता हूँ, ऐसे ऐसे करके अप दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी अच्छा सा डायग्राम फॉर्म हो जाएगा। फ्लो चार्ट बनाना है इसको। तो पहले ये आइस से आइस पे ही जाएगा। पहले ये आइस से आइस ही फॉर्म रख गया। अभी आइस की हीट एनर्जी दूंगा तो आइस के फॉर्म में ही रहेगा, ये एम मास का ही रहेगा, लेकिन इसकी टेम्परेचर -T डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आ सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। और कितना हीट एनर्जी आपने इसको दे दिया, मैं बोलूंगा कि भाई मैंने इसको H1 हीट एनर्जी दे दिया। H1 की वैल्यू कितना है, m into a specific heat capacity of ice, S ice, और into delta T बोलूंगा। Is it okay? A specific heat capacity of ice, आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री राइज टेम्परेचर। 0.5 आइस के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, याद रखना होगा आपको, है ना। उस बात को मैं यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहीं पे यही अच्छा स्पेस है, यहीं पे नोट कर लेता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, ये बोल सकते हो। तो जितने मास होगा, जितने राइजिंग टेम्परेचर, उसकी अकॉर्डिंगली अपने हीट एनर्जी को दे दिए। अब यहाँ पे पहुंच गया, इसको अपने और हीट एनर्जी दोगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये आइस जो है ना अब वाटर में कन्वर्ट करेंगे, अपने स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन टेम्परेचर वही बना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो अब इसमें कन्वर्सन फिर से होगा, लेकिन अब इसकी टेम्परेचर सेम, तो सेम टेम्परेचर को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ही बना दिया ऐसे सिंपली। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई अब तुम जो है ना स्टेट चेंज कर लिए, लेकिन तुम्हारा मास चेंज नहीं करेगा, और लेकिन तुम वाटर के फॉर्म में आ गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर से इन सब करने के लिए भी इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और कितनी एनर्जी चाहिए, तो H2, और H2 की वैल्यू कितना है, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा, नॉट सॉरी, m इंटू लैटेंट रेट ऑफ फ्यूजन, LF चाहिए। और LF की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। LF की वैल्यू क्या होता है भाई, इट इज द 80 कैलोरी पर ग्राम। सपोज करो कि 1 ग्राम का ये आइस है तो 80 कैलोरी एनर्जी चाहिए। 2 ग्राम का आइस है तो 2 इंटू 80 चाहिए इसको एनर्जी। 3 ग्राम का आइस है तो 3, 10 ग्राम का तो 10 इंटू 80, 800 कैलोरी चाहिए। इज इट ओके। तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, आपने कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे दिया है, LF एनर्जी दे दी, लेकिन राइज इन टेम्परेचर नहीं हुआ, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, नो चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब इसे हम फर्दर और भी एनर्जी देते हैं, है ना, लेकिन अब और एनर्जी दूंगा तो अब इसके टेम्परेचर राइज करेंगे। अब तब इसके टेम्परेचर राइज करने देते हैं भाई, चलो तुम्हारी टेम्परेचर तो अब राइज करेगा। अब तो राइज करके अब क्या होगा, तो आखिर वाटर के टेम्परेचर राइज करके कहाँ तक जाएंगे मैक्सिमम, तो वाटर की टेम्परेचर मैक्सिमम राइज करके भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हर लिक्विड का एक अपना अपना होता है, इस वाटर के लिए
हमने बात कर रहे हैं, तो वाटर की जो टेम्परेचर है वो राइज कर करके 100 सेंटीग्रेड जाए रहे। तो मैं बोलूँगा कि अब तुम्हारी जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम जा सकता है। तुम्हारा मास एम ही रहेगा, तुम रहोगे वाटर ही अब, लेकिन इसमें हीट एनर्जी लग गया। ऐसा करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गया, H3, और H3 की वैल्यू क्या आएगा, तो मास m into स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर into राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है, ये भी जान लीजिए, आइस आइस का 0.5 होता है और इसका होता है 1 कैलोरी। तो जो 1 कैलोरी पर ग्राम, और खास तौर पे यहाँ पे जो डेल्टा टी है, इस केस में जो डेल्टा टी दिख रहा है, ये अगर मैं इसको पहले ही स्टॉप कर दूं कि नहीं भाई तुम्हें 50 डिग्री राइज टेम्परेचर तक ही राइज करना है, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा, 100 तक लेके आऊंगा तो 100 लिखूंगा। तो ये मैक्सिमम देख रहा हूँ कि मैक्सिमम 100 तक जाएगा यहाँ पे। अगर आपने और भी हीट एनर्जी इसको दिया, तब ये वाटर जो है वो अपने टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा और वेपर बनेंगे, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से पहले अपनी स्टेट को चेंज कर डालें। तो वाटर फिर से अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अब वाटर क्या फॉर्म हो गया भाई, वाटर क्या किस फॉर्म में आएगा, तो वाटर विल, अब वाटर जो है ना वेपर के स्टेट में आएगा। फिर से यहाँ पे नो चेंज ऑफ स्टेट, तो नो चेंज ऑफ स्टेट, बट ये वाटर वेपर हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द स्टेट अगेन, चेंज ऑफ स्टेट अगेन, एंड इट इज द वेपर। लेकिन ऐसा लाने के लिए फिर से इसको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वी कैन से H4, और H4 की वैल्यू कितना होना चाहिए, m into latent rate of vaporization, और LV की वैल्यू हमें पता है 540 कैलोरी पर ग्राम, हमें पता है LV की वैल्यू क्या है भाई, व्हाट इज द LV, इज द 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम का है तो 540 कैलोरी लगेंगे, 2 ग्राम है तो 2 into 540, ऐसे। इस स्टेट के बाद अभी और आपने एनर्जी देना है। अगर और भी एनर्जी दोगे तो फिर से इसकी एनर्जी चेंज करेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा ये, अब ये फिर अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया, और एनर्जी चेंज करने के बाद अब इसकी जो वेपर है वो अपनी टेम्परेचर को राइज कर लेगा, लेकिन रहेगा वेपर स्टेट में ही, तो इट विल बी इन वेपर स्टेट नाउ। और ये 100 प्लस समथिंग, 100 प्लस आएगा कुछ टेम्परेचर, सपोज यहाँ पे 100 से ज्यादा हो गया टेम्परेचर, 100 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, जहां तक पहुंच जाए। तो फिर से यहाँ पे एक और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गया, कितनी एनर्जी, आप बोल सकते हो H5, और H5 की वैल्यू क्या होगा, m into स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर और इनटू डेल्टा टी अगेन, यहाँ से यहाँ तक का जो डेल्टा टी है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 कैलोरी पर ग्राम ही होता है ना, वेपर में 0.5 कैलोरी, इनफैक्ट एग्जैक्टली वैल्यू होता है 0.48 कैलोरी पर ग्राम, बट अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 0.5 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। इसके बाद का काम हम लोग कल करेंगे, है ना, आज के लिए ये फ्लो चार्ट मैं दे देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट्स, कैलोरीमेट्री। Number 1 is 2, that is 3,
the fourth, and the 5. Yes. Okay, that's it today.